हाय एवरीवन। आज हम लोग ना सीबीएसई बोर्ड सा सैंपल पेपर का सेक्शन ई और सेक्शन डी जो है मेनली डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं जो है आपको मेनली जो हायर मार्क्स होते हैं उनके लिए कैसे लिखना चाहिए वो बेसिकली जो है सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ई डी और सी डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, और बी और ए जो है वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव्स उसको हम लोग जो है कल डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। बट आज मैं आपको ना एक प्रॉपर तरीका बताना चाह रहा हूँ कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, जब प्रॉब्लम सा लेवल तो इजी रहता है, प्रॉब्लम सा लेवल तो इजी आता है। मेन बात यह है आप आंसर कैसे लिखते हो। देखो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ लिखना है और कहाँ नहीं लिखना है। जैसे यहाँ तुम देखो, मैं सेक्शन ई की बात करूं तो ये 1 मार्क का सवाल है, ये 1 मार्क का सवाल है और ये 2 मार्क्स का सवाल है। तो जब सवाल ही 1 नंबर का है तो तुम फॉर्मूला सारे लिख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1 नंबर तुम्हारे आंसर लाने का ही है। ये अगर 2 नंबर का है तो तुम्हें देखो, जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे पूरा तो तुम समझोगे कि जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है इसमें 2 स्टेप्स है। अब ये 2 स्टेप्स, हर स्टेप का करेक्ट आंसर आएगा तो तुम्हें 2 मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं मिलेंगे। तो इसमें तुम्हें ज्यादा स्टेप्स नहीं दिखाने। तो सेक्शन ये एक ऐसा सेक्शन है जो हाईएस्ट स्कोरिंग सेक्शन है और बहुत कम मेहनत में आ जाता है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि जब आप अपना बोर्ड का पेपर स्टार्ट करो सेक्शन ई से स्टार्ट करो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला सेक्शन है। इसका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपका। यहां से स्टार्ट करोगे और अगर ये बनने लगेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी पेपर सॉल्व करते टाइम। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी क्या है। कह रहा है इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉयज जयंत, सोनिया एंड ओलिवर प्रोसेस इनकमिंग कॉपीज ऑफ अ सर्टेन फॉर्म। Jayant processes 50% of the forms, Sonia processes 20% and Oliver remaining 30%. Jayant has an error rate of 0.06, Sonia has an error rate of 0.04, Oliver has an error rate of 0.03. Find the probability that Sonia processed the form and committed an error. पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस्ड द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। तो आपको बेसिकली क्या करना है, एंड है मतलब इंटरसेक्शन फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। अब ये जो E1 इंटरसेक्शन E2 है ये मैं कहां से ला सकता हूं, आप ये सोचो, है ना। ये फॉर्मूला वहां लिखने का आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं PE2 मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कंडीशनल E2। बस यही तो निकालना है मुझे इस पूरे में। क्यों ऐसा क्यों सर? सबसे पहले तो देखो यहाँ पे एंड है, एंड मतलब दो काम एक साथ हो रहे, इसका मतलब एरर, इसका मतलब इंटरसेक्शन। कौन से दो काम? कि फॉर्म सोनिया ने प्रोसेस किया है। ठीक है, अब एक बात समझो, सोनिया फॉर्म प्रोसेस करेगी, सी प्रोबेबिलिटी तो ये है 20% दिया हुआ है ना। अगर 100 फॉर्म है उसमें से सोनिया 20 फॉर्म्स प्रोसेस करती है, यही तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सोनिया 8 फॉर्म प्रोसेस करेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 20/100 मल्टीप्लाइड विद सोनिया ने फॉर्म प्रोसेस करा और उसमें एरर हो जाएगी, उसका दिया हुआ है रेट 0.04 तो मल्टीप्लाइड बाय 0.04। तो ये बेसिकली तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी निकालोगे जब तो ये आएगा बेसिकली 20 इंटू 4/100 इंटू 100। ठीक है, ये बन जाएगा 80/100 इंटू 100। तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.008। This will be the answer, right? This will be the answer of the first problem. ठीक है, देखो इतना सा लिखा और तुम्हें 1 नंबर मिल गया, ये भी तुम्हें नहीं लिखना चाहिए।
जब वो क्वेश्चन 8 नंबर का है तो ये फॉर्मूला लिखने के तुम्हें कोई नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है। ओनली मार्क्स यू विल बी गेटिंग इज फॉर राइटिंग द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू शुड अटेम्प्ट द फर्स्ट वन। वो तो मैंने तुम्हें सोल्यूशन बताया कि हाउ शुड यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? मुश्किल तो है ही नहीं बिल्कुल भी निकालना। उसने आपको सीधे सीधे बोल दिया फॉर्मूला लगाना है आपको। तो लेटेस्ट से ये बेसिकली क्या हो जाएगा, समेशन आएगा। समेशन ऑफ व्हाट? प्रोबेबिलिटीज ऑफ, summation of probabilities of E2 into probability of E1 condition E2। अरे सॉरी, ठीक है, एक मिनट, क्या निकालना है? फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग, हाँ इन प्रोसेसिंग द फॉर्म, हाँ सही है। तो यही निकालना है। पहले देखिए, समेशन ऑफ PE2 into PE1 इंटरसेक्शन E1 कंडीशन E2, यही निकालना है आपको। ये सब फॉर्मूला आपको वहां लिखने की जरूरत नहीं है। 8 नंबर में तुम डायरेक्ट आंसर भी लिख के आ जाओगे ना, तो भी तुम्हें 8 नंबर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो 8 नंबर आंसर का ही है। फॉर्मूला लिख दोगे तो वेल एंड गुड, ठीक है। देख लेना, टाइम के हिसाब से कर लेना, ठीक है। तो अब ये कैसे हो जाएगा बेसिकली, जयंत 50% कर रहा है, तो 0.5 इंटू उसका रेट ऑफ एरर कितना है? रेट ऑफ एरर जयंत का है 0.06, सोनिया का है 0.04 और इससे 0.03। तो 0.5 इंटू 0.06 प्लस, ठीक है, प्लस 20%, 20% होता है 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.04, 0.2 इंटू 0.04 और इसका कितना बचा 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.03, ठीक है, इंटू 0.03। ये मुझे फाइंड आउट करना है सिंपली जो है। अब इसी वैल्यू तुम इजीली फाइंड आउट जो है कर सकते हो ना। कैलकुलेशन यहाँ पे मिस्टेक मत करना, अगर मिस्टेक कर दोगे तो वो नंबर काट लेगा, ठीक है। 8 नंबर के क्वेश्चन में हो सकता है कैलकुलेशन एरर पे तुम्हें 0 भी मिल जाए, ठीक है। अगर तुम मार्किंग स्कीम देखोगे ना, तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखने का कोई नंबर नहीं है, ये फॉर्मूला लिखने का कोई नंबर नहीं है, ये कैलकुलेशन दिखाने का जरूर नंबर है, ये कैलकुलेशन दिखाने का जरूर नंबर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कैलकुलेशन तुम्हें दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये याद रखना, कैलकुलेशन दिखाओगे ना तो तुम्हें हो सकता है 0.5 मिल भी जाए अगर कैलकुलेशन एरर हुई भी हो तो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसलिए मैं मार्किंग स्कीम खोल के बैठा हूं ताकि मैं तुम्हें सही सपाट मार्किंग स्कीम दिखा दूं। तीसरा सवाल है, द मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट्स टू डू अ क्वालिटी चेक। During inspection, he selects a form at random day from the day's output of processed form. If the form selected at random has an error, find the probability that the form is not processed by Jayant. ठीक है, अगेन तुम्हें फॉर्मूला लिखने नंबर नहीं मिलेंगे, पर अब क्वेश्चन समझना थोड़ा, है ना, ये बढ़िया सवाल है। द मैनेजर ऑफ कंपनी वांट्स टू डू, ये सब तो ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द, अब ये क्या है, द फॉर्म सिलेक्टेड एट रैंडम हैज एन एरर, मतलब फॉर्म में एरर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फॉर्म इज नॉट प्रोसेस्ड बाय जयंत। तो अगर मैंने ये प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि फॉर्म में एरर है और उसे जयंत ने ही प्रोसेस किया है, ठीक है, तो उसी प्रोबेबिलिटी में निकाल लूं, इसका तुम्हें मिलेगा 8 नंबर। क्यों? क्योंकि इस 1 माइनस तुम्हें ये निकालना है। तो अगेन देखो, ये 2 स्टेप है, ये 2 स्टेप तुम्हें करना है। P E1 कंडीशन, E इज द टोटल इवेंट, ठीक है, तो मैंने E2 लिख दिया। तो
इधर ये फॉर्मूला लिखने का तुम्हें कोई नंबर नहीं मिला, नंबर तुम्हें मिला ये कैलकुलेशन शो करने का, नेक्स्ट नंबर तुम्हें एक नंबर मिला ये प्रोसेस करने का। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें इसे अटेम्प्ट करना है। तो पहले मैंने क्या निकाली, टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल ली। ठीक है, तो वो मेरे पास ऐसे आ जाएगी कि जयंत ने फॉर्म प्रोसेस करा, जयंत ने फॉर्म प्रोसेस करा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 50%, मतलब 0.5, और जयंत ने उसमें एरर कर दी, उसी आई थिंक थी 0.3, है ना, 30% ऑफ द फॉर्म्स, सॉरी 0.06, 0.5 इंटू 0.06 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 0.06 प्लस, प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा 0.2, मतलब सारे जितने हैं सोनिया करेगी तो 0.2, और उस आई थिंक 0.04, और इधर था 0.3 इंटू 0.03। ये कैलकुलेशन तुमने कर लिया ना, अब ये कैलकुलेशन आप लोग खुद करना, ये मैं नहीं करके दिखाऊंगा। ये निकाल लिया, और उसके बाद तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें सिंपली 1 माइनस पी ई वन ये निकालना है, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। तो ये कैलकुलेशन करने का 8 नंबर मिल गया तुम्हें, इसकी वैल्यू तुमने निकाल दी, वो पूरा 8 नंबर का, फिर एक्स्ट्रा 1 से सब्ट्रैक्शन किया, उससे तुम्हें 8 नंबर मिल जाएगा। इस तरह से तुम्हें बोर्ड में नंबर मिलते हैं। ठीक है, ये हो गए 3 सवाल, काफी सिंपल सरल से। ठीक है, काफी सिंपल सरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे वेक्टर सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे वेक्टर सा। टीम ABC went for playing a tug of war game. Team ABC have attached a rope to a metal ring. तो ये तुम्हें फिगर दे दिया है, and is trying to pull the ring in their own area. तो इस तरफ A है, इस तरफ B है, इस तरफ C है। तो टीम A ने इतना फोर्स लगाया, टीम B ने इतना फोर्स लगाया, टीम C ने इतना फोर्स लगाया। ठीक है, What is the magnitude of the force of team A? अब ये सिंपल सा सवाल आ गया। ठीक है, अगेन देखो डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, यहाँ पे पहले ही दिया है, तीनों के लिए सेम डिस्ट्रीब्यूशन है 1 1 2। ठीक है, तो ये तुम्हारा अगेन दिस इज ऑफ 1 मार्क्स, दिस इज ऑफ, ये 8 नंबर का, ये 8 नंबर का, और ये 2 नंबर का सवाल है। तो जब मैं 8 नंबर के सवाल की बात कर रहा हूं, अब मुझे एफ ए वेक्टर कितना दिया हुआ है, इधर एफ ए वेक्टर कितना दिया हुआ है, 6 आई कैप प्लस 0 जे कैप, 6 आई कैप प्लस 0 जे कैप। तो मॉड ऑफ एफ ए वेक्टर कितना आ जाएगा, ऐसा मॉड 6 आ जाएगा, सिंपल है ना। अब तुम्हें यहाँ पे, हाँ यहाँ पे तुम्हें वो फॉर्मूला एक बार दिखाना पड़ेगा कि तुमने मॉड ऐसे करके निकाला, तो रूट अंडर रूट 6 स्क्वायर 6 है ना। तो एक बार ऐसे करके अगर तुमने दिखा दिया तो बेटर है। ठीक है, तो गारंटी तुम्हें 1 मार्क मिल जाएगा। वो फॉर्मूला मत लिखो कि मॉड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, पर वैल्यू पुट करके कंप्यूटेशन दिखा दो, वो बेटर रहता है। ठीक है, फिर अब बनना है सेकेंड पर। सेकेंड पे आए तो विच टीम विल विन द गेम, जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सबसे ज्यादा होगा। अब तुम्हें सबकी मैग्नीट्यूड निकालनी, तो मैग्नीट्यूड दिख ही रहा है, बी विल विन द गेम, है ना। बी जो है गेम जीत जाएगी, जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा वो गेम जीत जाएगी। ठीक है, अब इन लोग ने इसमें क्या क्या करा है। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सबसे ज्यादा होगा वो जीत जाएगा, तो तुम मॉड एफ ए, मॉड एफ बी और मॉड एफ सी निकाल देना। इसमें ये कोई नहीं बोल सकता है कि तुम्हारा मेथड अलग क्यों है, तुम इसमें डायरेक्ट ऑप्शन बी लिख सकते हो, और यहाँ पे लिख देना मैग्नीट्यूड हाईएस्ट, खत्म। मैग्नीट्यूड हाईएस्ट, उसने सबसे ज्यादा फोर्स लगाई ना, दोनों, या ऐसे बोल दो कि दोनों के कॉम्बिनेशन से ज्यादा लगाई है ना, वैसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द टीम। तो हाँ, अब इसमें तुम्हारा 2 पार्ट है बेसिकली इस क्वेश्चन में।
एक पार्ट आता है तुम्हारा कि मैं एफ रिजल्टेंट निकाल लूं, तो एफ रिजल्टेंट तो मेरा कुछ भी नहीं बट F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर हो जाएगा, राइट। एफ रिजल्टेंट आएगा मेरा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ठीक है। दिस विल बी माय रिजल्टेंट फोर्स, और वो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या बन रही होगी, यहीं पे ऐड कर लो यार। तो 6, अब I और J में ही है, तो 6 माइनस 4 इज 2 एंड 2 माइनस 3 इज -1, तो माइनस आई कैप, है ना। वेक्टर एडिशन तो सिंपल होता है, आई के कंपोनेंट्स ऐड कर दो, जे वाले ऐड कर दो, और इधर कितना आएगा प्लस जे कैप, तो मैग्नीट्यूड इसका कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √2। तो इसका आंसर तुम्हारा कितना आएगा, √2 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 नंबर तुम्हें मिलेगा ये एडिशन दिखाने का, जो तुम्हारा आया था माइनस आई कैप प्लस जे कैप, और 8 नंबर तुम्हें मिल गया इसका एफ रिजल्टेंट इक्वल टू √2, मतलब अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिखने का, ठीक है। यहाँ पे ये थीटा, अच्छा थीटा, क्या थीटा क्यों निकाला इनने, अच्छा इन व्हाट डायरेक्शन इज द रेंज गेटिंग पुल्ड, ना तो tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा कितना आएगा -π/4 आ जाएगा, मतलब 3π/4 आ जाएगा, ठीक है। बस इतना सा है ये सवाल, नथिंग मोर नथिंग लेस, ठीक है। इस सवाल, ऐसे टाइप के सवाल जो आप इजीली जो है सॉल्व कर सकते हो, है ना। इसलिए मैं बोलता था सेक्शन ई में तुम्हें मेहनत भी नहीं करनी, और तुम्हें सीधे सीधे 5 आई थिंक 4 नंबर का हो रहा है ना एक सवाल, 4 नंबर तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए स्टार्ट ही सेक्शन ई से क्या करो, ठीक है। 12 नंबर तुम्हें फ्री में मिलते हैं, ये सवालों में कुछ भी टफ नहीं है। जो सबसे टफ सेक्शन होता है वो सी होता है, सी में नंबर कम होते हैं, सवाल भी थोड़े लंबे होते हैं। ई और डी जो है बढ़िया होता है ना। डी थोड़ा सा लेंदी जाता है, बट डी में भी तुम्हारे मार्क्स ज्यादा रहते हैं। डी में तुमने जितना अच्छा लिख दिया, है ना, अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल गेम होता है, डी में जितना अच्छा लिख दोगे तुम्हारा सी बी और ए में चेकिंग उतनी इजी हो जाती है, सीधी सीधी सी बात है ये। ई और डी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन से करना, मेरी जैसी राइटिंग मत लिखना, मेरी राइटिंग बड़ी बेकार है, लेकिन तुम्हारी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सेक्शन ई का तीसरा वाला क्वेश्चन देखो, अब ये एकदम ही फालतू सवाल है। अच्छा, और एक चीज याद रखनी है, मैंने शायद ना नंबरिंग में गलती की, जब तुम सेक्शन ई लिख रहे हो तो तुम 1 2 3 मत लिखो। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 38 है तो तुम यहाँ पे 38 लिखो, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, वरना इसमें भी तुम्हारे नंबर जाएंगे। वहां अगर 38 है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 38 है, तो मेरा होना चाहिए मैं यहाँ 38 लिखूं और उससे बाद में इसका फर्स्ट पार्ट लिखूं, इससे भी टीचर नंबर काट देता है। बोर्ड वाले बहुत अजीब टाइप के होते हैं। अब क्या बोल रहा है, रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ प्लांट y इन सेंटीमीटर एंड इट्स एक्सपोजर टू सनलाइट, ये इक्वेशन दी हुई है, वेयर x इज द नंबर ऑफ डेज एक्सपोज टू द सनलाइट फॉर x लेस देन इक्वल टू 3, ये बात होती, ठीक है। अच्छा, इसके लिए कुछ बोला है 38 में कैसे होगा मार्किंग। द थर्ड केस स्टडी हैज 2 सब पार्ट्स ऑफ 2 मार्क्स ईच, ठीक है। तो दो नंबर के 2 सवाल है, ठीक है। पहला है फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट बेसिकली क्या होता है, अगर y में तो दिया है, y एक फंक्शन है, ये ग्रोथ फंक्शन है, 4x माइनस हाफ x स्क्वायर, तो रेट ऑफ ग्रोथ क्या हुआ, रेट ऑफ ग्रोथ बेसिकली। अब ये अच्छा सवाल है, यहाँ थोड़ा लैंग्वेज में फंस सकते हो अगर आपको ना पता हो। तो रेट ऑफ ग्रोथ इज नथिंग बट dy बाई dx, और dy बाई dx इतना बन जाएगा 4 माइनस x। तो रेट ऑफ ग्रोथ आपकी सिंपली आ गई 4 माइनस x। तो एक नंबर तुम्हें ये इंटरप्रेट करने का है, और एक नंबर तुम्हारा ये डिफरेंशिएशन निकालने का है, ठीक है, ठीक है। अब इसने तो डायरेक्ट 2 नंबर दे दिए इधर, है ना। तो इस तरह से तुम्हें लिखना होगा, रेट ऑफ ग्रोथ इज इक्वल टू dy बाई dx विच इज इक्वल टू 4 माइनस x, ये हो जाए तुम्हारा फर्स्ट पार्ट।
और इससे तुम्हें मिल जाए 2 नंबर। बट मैं बोलूंगा ये तुम लिखना कि रेट ऑफ ग्रोथ बराबर dy बाई डी एच। वो इंटरप्रिटेशन तुमने किया है या नहीं, दैट इज ऑफ 1 मार्क वर्थ। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है, डज द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट इंक्रीज और डिक्रीज इन द फर्स्ट 3 days। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट, इसको तुम ना अप्रोचेट फंक्शन मान लो, लेट अस से y1। ठीक है, y1 को मान लो तुम dy बाई डी एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। तो अब अगर मैं अब मुझे इसका देखना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो मेरे को क्या देखना पड़ता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से लिए मैं क्या करता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन देखता हूँ। तो मैं y1 dy1 बाई dx देखूंगा, dy1 बाई dx इज व्हाट, d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, d2y बाई dx स्क्वायर, अरे यार d2y बाई dx स्क्वायर, और वो कितना बन रहा है, -1 बन रहा है। अगर ये मेरा -1 बन रहा है तो ये लेस देन 0, यहाँ पे तुम्हें नंबर मिलेगा। ये -1 लेस देन 0 तुम्हें स्ट्रेट करने का एक नंबर मिलेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। क्यों, क्योंकि डबल डेरिवेटिव क्या आया, लेस देन 0 आ गया। तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ ग्रोथ इज डिक्रीजिंग। तो आंसर क्या आएगा, डिक्रीजिंग। और क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 2 days। ठीक है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 2 days। अब ये भी अच्छा सवाल है। ये उसने तुम्हें ग्रोथ रेट बताई है। ठीक है, ये उसने तुम्हें ग्रोथ रेट बताई है, नहीं वाई क्या, हाइट ऑफ द प्लांट। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वाई तो हाइट ऑफ द प्लांट ही है, ये तुम्हारी हाइट ऑफ द प्लांट है। तो आफ्टर 2 days तुम्हें y ऑफ 2 निकालना है ना। तो सेकेंड पार्ट में दूसरा पार्ट क्या है, y ऑफ 2 निकालना है तुम्हें। तो y ऑफ 2 विल बी 4 2 8 एंड तो वो बन जाएगा बेसिकली तुम्हारा 8 माइनस हाफ इंटू 4, दैट इज 4 विल बी द आंसर। ठीक है, 4 विल बी द आंसर। अरे 4 2 8, अरे यार 8 माइनस 2 6 होता है यार, 8 माइनस 2 6 होता है भाई। ऐसी एरर मत कर देना मेरे जैसी, 8 माइनस 2 6 होता है, तो ये 6 आंसर आ जाएगा। तो देखा, सेक्शन ई में 12 नंबर तो यूं आते हैं, यूं। अगर तुमने पढ़ाई अच्छे से की है ना तो तुम्हें ई बहुत इजी लगेगा। ठीक है, ई इज द इजीएस्ट। ई में कभी दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, सेक्शन ई में नेवर, इट्स नेवर अ प्रॉब्लम, सेक्शन ई इज नेवर नेवर अ प्रॉब्लम। ठीक है, सेक्शन ई में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। अब आता है सेक्शन डी। अब देखो, बहुत बच्चे यहाँ आर्ग्यू करते हैं कि सर सेक्शन डी तो बहुत लेंथी होता है, पर बेटा एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। ई में तो एक क्वेश्चन से 4 नंबर का था, यहाँ तो सीधे 5 नंबर मिलते हैं और ये 5 नंबर के वर्थ होते हैं। यहाँ तुम्हें 3 नंबर ही मिलेंगे, पर क्वेश्चन ये लेंथी होते हैं, ये क्वेश्चन लेंथी होते हैं। और सी में थोड़े से वो जो हॉट क्वेश्चन होते हैं ना, वो सी में ज्यादा होता है, डी में तो एक आते ही आएगा। अब तुम देखो ना यार, तुम्हें यहाँ पे क्या दिखाना है, जैसे ये दिखाना है आरबीआई रिलेशन वाला, ये सब तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो ना। तो आई थिंक अब मैं ना वन नोट पे शिफ्ट करना चाहूंगा बोर्ड से लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आई गेट अ बेटर स्पेस। ठीक है, रूल लाइंस में लेना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें एक ही दिक्कत है, फुल स्क्रीन जा तो चलो ठीक है, क्वेश्चन में इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देखो, लेट अस से दिस इज माय फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, मेक अ रफ स्केच ऑफ द रीजन। अब ये पूरा 5 नंबर का सवाल है, ये भी देख लो तुम, ये पूरा 5 नंबर का सवाल है। अब इसमें तुम्हें सब लिखना है, तुम जो सोच रहे हो वो तुम्हें लिखना है। ठीक है, इसमें सबसे पहला, अब तुम्हें हाँ, अभी क्वेश्चन जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है कि मेक अ रफ स्केच ऑफ द रीजन एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। तो ढाई नंबर का ये हो गया, 2.5 नंबर का ये रीजन स्केच करना हो गया, और 2.5 नंबर का एरिया फाइंड करना हो गया। तो सबसे पहले जब मुझे रीजन बनाना है तो मुझे बेसिकली पता होना चाहिए कि व्हाट शेप इज ऑल दिस।
ठीक है। तो जब मैं रीजन बनाना स्टार्ट करता हूं, तो अब यहाँ पे तो ड्राइंग खराबी आएगी, पर तुम स्केल वगैरह से बनाना, ठीक है। पैराबोला तो खैर थोड़ा रफ सही बनेगा। तो y लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना। तो y, तुम पहले इसको प्लॉट कैसे करोगे, तुम पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लॉट करोगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लॉट कैसे होगा, जब h सी एज जीरो आएगा तो y वन आएगा, और वो तुम्हें पता ही है ये ओपन पैराबोला बनता है। ये क्लास 10th मैथ्स है कि यहाँ पर जो है तुम्हारे पास एक ओपन पैराबोला आएगा। फिर आता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी है। अब तुम्हारी लाइन का फॉर्मेट क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे c वन है, c मतलब y इंटरसेप्ट, तो वो वन है, और स्लोप ऑफ द लाइन कितनी है, वो भी वन है। तो स्लोप ऑफ द लाइन वन है, तो वो ऐसे कुछ पास करेगी। ये हो गया। और क्या बोला उसने, और उसने बोला दैट x इज लेस देन और इक्वल टू टू, ठीक है। x भी जो है वो 2 से लेस देन होना चाहिए। तो यहाँ पे लट से मेरा x इक्वल टू 2 आ रहा होगा, ये लाइन लट से और एक्सटेंड हुई। तो ये रीजन हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया, दिस होल रीजन। इसको मैंने लेटर से ओरिजिन बोल दिया, इस पॉइंट को P बोल दिया, इस पॉइंट को Q बोल दिया, इस पॉइंट को R बोल दिया, और इस पॉइंट को लेटर से S बोल दिया, ठीक है। एंड लेटर से दिस पॉइंट इज सम OPQRST, ठीक है। अच्छा, ये मैंने PQRST लिया, तुम ABCD भी ले सकते हो, ओरिजिन था तो यहाँ पे फिर PQRST दिमाग में आता है। तो जो तुम्हारा टोटल एरिया है वो कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया है। समझ रहे हो बेटा, ये ट्रेपीजियम बन रहा है, ट्रेपीजियम लिखो ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता है। दिस होल रीजन इज योर एरिया, ये एरिया तुम्हें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस फाइंड करना है। ये पॉइंट्स मुझे फाइंड आउट करने पड़ेंगे, राइट। तो पहला पॉइंट तो बहुत ही सिंपली मुझे वो फिगर ड्रॉ करते ही दिख गया कि P पॉइंट मेरे पास आएगा 0 और 1, एक पॉइंट और आएगा Q। तो अगर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने, तो उसके लिए मुझे इनको इक्वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि व्हाट आई एम डूइंग, आई एम फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब तुम्हें एक एक स्टेप लिखनी है और वो ब्रैकेट में लिखना तुम क्या कर रहे हो, फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तुम यहाँ पे POI लिख सकते हो, और स्टार्टिंग में तुम बोल सकते हो कि POI इज माय पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर तुम नोमेनक्लेचर यूज कर रहे हो तो तुम्हें अपना नोमेनक्लेचर बताना पड़ेगा, ठीक है। बोर्ड में इतना तुम्हें स्पेसिफिक होना पड़ता है, ठीक है। अब यहां से तुम्हारे पास बेसिकली x की दो वैल्यू आएगी, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। अच्छा, वो तुम्हें सॉल्विंग दिखानी पड़ेगी। तो x इंटू एक्स माइनस वन 0 आएगा, तो आइदर x इक्वल टू 0 और x माइनस वन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। इतना भी नहीं बताना था, बट तुम्हें समझा दिया, ठीक है। अब x इक्वल टू 0 आया या x इक्वल टू 1 आया, अब क्या होगा, अब बेसिकली ये वाला पॉइंट तुम्हारे पास क्या बना, ये पॉइंट तुम्हारा बन रहा है, P पॉइंट बन रहा है तुम्हारा 0 1, और ये वाला पॉइंट तुम्हारा कितना बन रहा है, x कोऑर्डिनेट Q का आया 1, Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 आया, तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2। तो ये वाला पॉइंट Q कितना आ रहा है 1, 2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था ना इसका और इसका, तो किसी भी एक में x डाल दो, ठीक है, 1, 2। और ये वाला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तुम्हारा है 2 और y कोऑर्डिनेट आएगा 3, ठीक है। खैर y कोऑर्डिनेट से मतलब ही किससे, यहाँ तो मुझे ये दोनों पॉइंट से मतलब है। तो अब मेरे को जो एरिया निकालना है, क्या मैं जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया उसे ऐसे लिख सकता हूँ, माय रिक्वायर्ड एरिया दैट इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया मेरा क्या है, OPQT ब्रैकेट के अंदर प्लस QRST प्लस QRS
RST, फिर मैंने ब्रैकेट में डाला डिनोट्स एरिया, ये लिखोगे ऐसे तो वो हो जाएगा खुश कि तुम्हें ये नोमेनक्लेचर पता है, हम एरिया को ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब तुमने एरिया बहुत अच्छा पढ़ा है, टीचर को ये लगेगा। अब OPQT, ये एरिया मेरा कितना बन रहा है? अगर मेरे को डेफिनेट इंटीग्रेशन आता तो मैं ये एरिया निकाल लूंगा, नहीं आता तो नहीं निकाल पाऊंगा। ये पैराबोला और एक्स एक्सिस, तो ये एरिया कितना बन रहा है? इंटीग्रेशन 0 से 1 h स्क्वायर प्लस 1 dx, यही बन रहा है। और यहाँ पे कितना बनेगा? इंटीग्रेशन नेक्स्ट एरिया कितना बन रहा है? 1 से लेके 2 h प्लस 1 dx, h प्लस 1 dx। अब तुम्हें ये इंटीग्रेशन में जो शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी, तुम्हें ये इंटीग्रेशन पूरे पूरे सॉल्व करने हैं। तो ये बन जाएगा h क्यूब बाय 3 0 से 1 प्लस x 0 से 1 प्लस h स्क्वायर बाय 2 1 से 2 h स्क्वायर बाय 2। शॉर्ट ट्रिक लगाओगे ना तो तुम्हें यूज सब्स्टिट्यूशन लिख के उसे समझाना पड़ेगा, तुम डायरेक्ट वो फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, इसलिए बेटर है तुम ऐसे लिख दो और x 1 से 2, ये पूरी कैलकुलेशन तुम कर लेना, तुम्हारे पास तुम्हारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये इतना इजी होता है। 5 नंबर मिल जाए तुम्हें है प्रॉब्लम। मुझे ये नहीं पता है बोर्ड्स लेवल में टफ कौन सा होता है और इजी कौन सा होता है ना, बट ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम थी, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम थी। ठीक है, दिस इज एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम, और इस टाइप का प्रॉब्लम तुम इजीली जो है टैकल कर सकते हो। ठीक है, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन बी टैकल्ड इजीली। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ पढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सी है भाई? नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम्हारे फंक्शंस और रिलेशंस की है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है फंक्शन रिलेशन की। तो इस तरह देखो, इसमें अब यहाँ तो तुम्हें बहुत नंबर इजीली, ये फुल मार्क्स इस क्वेश्चन में आ जाने चाहिए। एक बार तो तुम्हारे इंटीग्रेशन में चढ़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये वो टफ टॉपिक है यार, ये तो सबसे इजी टॉपिक होता है, इसमें तो तुम्हारे बहुत आराम से फुल आने चाहिए। अगेन दिस इज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन, ये दोनों पार्ट 5 मार्क्स है। अब इसमें तो सीधी सी बात है, तुम्हें दिख ही रहा होगा ज्यादा इजी ये वाला है भाई। जब मुझे इक्विवेलेंस प्रूफ करना है उसमें तो मेरे माथा पच्ची करनी है, पहले मुझे सिमेट्रिक प्रूफ करना पड़ेगा, फिर मुझे इक्विवेलेंस प्रूफ करनी पड़ेगी, फिर मुझे ट्रांजिटिविटी प्रूफ करनी पड़ेगी। इतनी माथा पच्ची से अच्छा मैं ये वाला क्वेश्चन कर दूं, दिस वन, शो दैट द फंक्शन दिस इज 1 1 एंड ऑन 2। तो ये वाला सवाल पहले करते हैं, फिर वो ऊपर वाला करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या दिया है? एफ एक्स बराबर एच अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। ठीक है, तो मैं इस एफ एक्स को कैसे लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0 and x upon 1 plus x for x greater than or equal to 0। बस सिंपल ऐसे लिख लिया। अब उसने क्या बोला, मुझे शो करना है कि ये 1 1 ही होगा, तो 1 1 के लिए शो दैट द फंक्शन इज 1 1। तो मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम फंक्शन इज नॉट 1 1। इसका प्रूफ करने तो यही मेथड होता है ना। तो यहाँ पे लेट अस अज्यूम नहीं, तुम लिखना अज्यूम एफ एक्स इज नॉट 1 1। ठीक है, ये होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा अज्यूम एफ एक्स इज नॉट 1 1। ठीक है, नॉट 1 1, ये 1 1 मैंने ले जाए, तुम ओ एन ई लिखोगे। ठीक है, हाँ तुम नहीं कर सकते शॉर्ट ट्रिक करोगे तो नंबर भी शॉर्ट आएंगे ना। अज्यूम एफ एक्स इज नॉट 1 1, और तुम्हें ये इन दोनों डोमेन के लिए दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एनी वन डोमेन के लिए भी दिखा दोगे तो सेटिस्फाई होगी क्या? तो इसका मतलब
इसका मतलब दिस इम्प्लाइज कि f of h1 इक्वल टू f of h2 एंड h1 इज नॉट इक्वल टू h2, ये होल्ड कर रहेगा, है ना। तो इसको तुम ना थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हो कि नंबर मिले, ये सिंबल लगा दो, देयर एग्जिस्ट h1 comma h2 such that h1 is not equal to h2 एंड f of h1 इक्वल टू f of h2। ये जहां तुमने ऐसे लिख दिया ना, ये देयर एग्जिस्ट देख के टीचर पिघल जाएगा, टीचर पिघल जाएगा। अब तुमने f of h1 इक्वल टू f of h2 लगाया, तो यहां से आया h1 अपॉन 1 माइनस h1 बराबर h2 अपॉन 1 माइनस h2। ये मुझे सॉल्व करना है। जैसे ही मैंने ये सॉल्व किया तो मेरे पास आया h1 माइनस h1 h2 इज इक्वल टू h2 माइनस h1 h2। यहां से ये और ये हो गया कैंसिल, और तुम्हारे पास h1 इज इक्वल टू h2 आ गया, विच इज व्हाट, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये वर्ड के लिए तुम्हें अलग से नंबर मिलेंगे, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन जो तुम अंडरलाइन कर देना, इस कॉन्ट्राडिक्शन जो तुम अंडरलाइन कर देना, जब भी तुम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाओ, मतलब कुछ अज्यूम करो और उसका उल्टा ले आओ, तो वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड मस्ट बी अंडरलाइन। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, इसलिए अपन ने क्या implies fx is not 1 1, implies fx is 1 1, है ना, implies fx is 1 1, क्योंकि हमारा assumption गलत हो गया। तो यहाँ पे तुम्हारा पहला hence proved आ गया, है ना, hence proved fx is, यहाँ पे अब तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा। तुमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया कि hence proved fx is not 1 1, not 1 1। अब तुम्हें क्या प्रूफ करना है कि ये ऑन टू आएगा, ठीक है। ऑन टू मतलब क्या, अब इसका कोडोमेन क्या मिला है, x बिलोंग्स टू रियल कोडोमेन है, राइट, x बिलोंग्स टू रियल, और फॉर्म x इज अ रियल नंबर। अभी क्या बोलना सर है, ये तो देखो डोमेन तो रियल है, और कोडोमेन में सेट दिया है h इज अ रियल नंबर बिटवीन -1 से 1, ठीक है। h जो है वो तुम्हारा बेसिकली -1 से 1 है, वो तुम्हारा कोडोमेन है। तो जब मेरा h -1 से 1 आएगा, तो यहाँ पे आप डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज कर दो, तो ये बेसिकली तुम्हारा, अच्छा तुम कोडोमेन तुम्हें पहले ही पढ़ लेना था, तो ये बेसिकली ऐसे आएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना ना, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, अगर कोडोमेन वैसा दिया है तो तुम्हें डेफिनेशन अपनी ऐसी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये कोडोमेन है, ठीक है, तो h अपॉन 1 माइनस h जो है ये तुम्हारा बेसिकली ग्रेटर देन 1 होगा, और ये वाला तुम्हारा लेस देन 1 होगा, ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव की अगर बात करनी है तुम्हें, तो अब तुम्हें जो चीजें देखती होंगी, देखो, तो यहाँ पे मैंने एफ एच एक बार फिर से लिख लिया, ठीक है। तो एक बार मैंने लिखा h अपॉन 1 माइनस h से ये, और -1 से 0, एंड h अपॉन 1 प्लस h से ये, फॉर 0 से 1। अब जब ये मेरे पास ऐसा है, ठीक है, ये जब मेरे पास ऐसा है, तो जो मेरा f ऑफ h है, इसी में रेंज निकालते हो ना, मुझे रेंज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एक चीज तो तुम समझ ही रहे होगे कि जैसे h अपॉन 1 माइनस h है, ये मुझे अगर लेस देन 0 चाहिए, ठीक है। देखो जब h इक्वल टू 0 आएगा तो एफ एच 0 आ जाएगा, ठीक है, एफ एच विल बी 0। जब मेरा h अपॉन 1 माइनस h मुझे लेस देन 0 चाहिए, उसका मतलब h किधर आना चाहिए। तो सबसे पहले तो तुम्हें h तो पॉजिटिव बनाना है, वेवी कर्व मेथड लगाना है, तो h पॉजिटिव ऐसे बन जाएगा -1, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट आ गए तुम्हारे 0 और 1।
ठीक है, तो हमारा जो x है इस रीजन में -1 से 0 है बेसिकली, तो यहां पर एफ एच इज योर पॉजिटिव, पॉजिटिव है एंड ग्रेटर देन 1 है, पॉजिटिव है एंड ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा एच बेसिकली क्या है, यहाँ पे तुम्हारा एच बेसिकली लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, और जैसे x अपॉन 1 प्लस एच ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट, तो अगेन यहाँ पे ये पॉजिटिव है एंड लेस देन 1 है, और जो तुम्हारा ट्रू डोमेन है ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, दिस थिंग इज ऑलवेज, ठीक है। तो यहां से जो तुम्हारा ट्रू डोमेन है और रेंज है वो बेसिकली इक्वल आ गया, तो तुम्हारा ये ऑन टू भी प्रूफ हो गया। ठीक है, ऑन टू भी जो है तुमने इसे इजीली जो है प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब देखो मार्किंग स्कीम पे। तो मार्किंग स्कीम में सबसे पहले तुमने जो है 1 1 इस तरह से प्रूफ करा। ठीक है, x इक्वल टू वाई लाके। ठीक है, और उन्होंने उन्होंने x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए किया, हमने x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए किया। इससे बाद आई सर्जेक्टिविटी। ठीक है, सर्जेक्टिविटी मतलब ये बेसिकली तुम ऑन टू फंक्शन चेक कर रहे हो। ठीक है, अब जब तुम्हें ऑन टू, अच्छा अरे यार जेई थोड़ी ना चल रहा है, मैं तो भूल ही गया। अरे वेविकर मेथड मत लगाना, जेई वाले बच्चों वेविकर मेथड वैसे लगा भी सकते हो। 1 मिनट देखने दो। हाँ हाँ, वेविकर मेथड लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आराम से वेविकर मेथड लगा के तुम ये वाली चीज ला सकते हो। ठीक है, तो इजीली यू कैन डू वेविकर मेथड, उससे लिए कभी नंबर नहीं कटेंगे। तो तुम इस मेथड से भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वरना जो तुम्हें स्कूल में सिखाया वो कर देना, बट वेविकर में नंबर नहीं कटते। ठीक है, क्योंकि तुमने वेविकर क्या तुमने लगाया मेथड ऑफ इंटरवल्स, मेथड ऑफ इंटरवल्स नाम होता है। सॉरी, ये तो एनसीईआरटी में दिया है, इनइक्वालिटी सॉल्व करना सिखाई एनसीईआरटी में, मुझे पता है। ठीक है, अब ये जो है तुम्हें इक्विवेलेंस फाइंड आउट करना है, तो इससे मैं तुम्हें मेथड बता देता हूँ, लिख तुम लेना। अच्छा नहीं, चलो अच्छा सवाल है, बता ही देता हूँ। बेसिकली a comma b is a relation with c comma d only when only when only when ad equal to bc, ये दिया है ना, only when ad is equal to bc। ठीक है, अब तुम्हें इसमें इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। मैंने सबसे पहले लिखा, मैं क्या चेक कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं वो रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले किया रिफ्लेक्सिव है या नहीं, मैं ये चेक कर रहा हूं। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये सारे अगर इक्वल हो, तो a कॉमा a मतलब a कॉमा b रिलेशन a कॉमा b, ये तुम्हें चेक करना है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, हो रही, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए बी ट्रू है, हेंस रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो बहुत फटाफट चेक हो जाता है। नेक्स्ट तुम्हें सिमेट्रिक चेक करना, जैसे ये तुम्हारा एक रिलेशन है, इसको तुम ऐसा मान लो x रिलेशन y। रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब x इक्वल टू y हो। तो x इक्वल टू y मतलब क्या हुआ, c और d है ना, ये तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये a कॉमा b कैसे हुआ है ना। अब मुझे नहीं पता ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है भी या नहीं, 4 वेरिएबल वाला। ठीक है, बट दिया है तो अच्छी बात है यार। सेकंड है, तुम्हें सेकंड में प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक, अगर ये रिलेशन सिमेट्रिक होता है तो इसका मतलब x रिलेशन y अगर होल्ड करता है तो y रिलेशन x भी होल्ड करना चाहिए। ठीक है, और ये होना चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई इन आर, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, मतलब रिलेशन में। ठीक है, ये ट्रू होना चाहिए। अब तुम्हारा
एक्स बेसिकली क्या है, ए कॉमा बी है, उसका रिलेशन मुझे किसके साथ दिखाना है, सी कॉमा डी के साथ दिखाना है। तो यहाँ पे मेरे को वो बोल रहा है कि ए डी बराबर बी सी है। फिर मैंने y रिलेशन x लिखा, तो ये बेसिकली c कॉमा d हो गया और ये मेरा a कॉमा b हो गया। तो अब बेसिकली मेरे पास क्या बनेगा, c कॉमा d बन गया और a कॉमा b बन गया। तो अब मेरे पास इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, वो हो गया bc इक्वल टू ad। तो अगर 1 होल्ड करता है तो 2 होल्ड करेगा। ठीक है, बेसिकली 1 और 2 तो सेम ही बात है, 1 और 2 तो सेम ही बात है। तो यहाँ पे तुम्हारी क्या प्रूफ हो गई, यहाँ पे तुमने ये भी प्रूफ कर दिया कि दिस इज सिमेट्रिक। अब मार्क इन सी में ना एक अलग तरीका दिया है। मार्क इन सी में इनने क्या करा है कि जब सिमेट्रिसिटी देखी है ना, तो इनने ये सेट अज्यूम ही नहीं किए। ठीक है, अच्छा नहीं, तो तुम पहले सेट अज्यूम करो। तुमने ए बी और सी डी का रिलेशन दिखा दिया और फिर तुम सी डी और ए बी का रिलेशन दिखा दो इस तरह से। ठीक है, तो ए डी इक्वल टू बी सी है। अब तुमने सी डी रिलेशन ए बी चेक किया, वो भी ट्रू आ जाती है, हेंस प्रूव्ड। ये क्या हो जाए, सिमेट्रिक। सेम ही किया, मुझे लगा था कुछ अलग किया इन्होंने। ठीक है, और थर्ड आता है ट्रांजिटिविटी। अब इसमें ट्रांजिटिविटी में तुम्हें हो सकता है थोड़ा सा डर लगे, अरे सर ये तो 4 दिए हैं, कैसे करे। कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूं। मैंने तुम्हें अभी तक कैसे बोला कि तुम ए बी को x ले लो और सी डी को y ले लो। ट्रांजिटिविटी अगर मुझे प्रूव करनी थी तो मैं क्या प्रूव करता हूं कि x रिलेशन y अगर है और y रिलेशन z है, ये और ये मैं ट्रू मान लेता हूं, ये ट्रू मान लेता हूं, ये ट्रू मान लेता हूं, और मैं प्रूफ कर देता हूं कि x रिलेशन z एग्जिस्ट करता है, x रिलेशन z एग्जिस्ट करता है। तो ये ट्रू आना चाहिए, दिस शुड बी ट्रू। तो ये ट्रांजिटिविटी हो जाती है, राइट। तो अब मेरे क्या चेक करना है, ट्रांजिटिविटी। ये तो मैंने रफ वर्क बताया है ना, ये सब जो भी तुम है ना। तो अब मैंने मान लिया लेटस से मेरा है कि a कॉमा b रिलेशन c कॉमा d है, इज ट्रू, इज अ रिलेशन, है ना, इज अ रिलेशन। तो बेसिकली मैंने क्या बोला कि AD इक्वल टू BC है। फिर मैंने बोला कि तुम्हारा जो C कॉमा D है वो रिलेशन है विद A कॉमा B, C कॉमा D रिलेशन है विद E कॉमा F। तो ये क्या हो गया, एक रिलेशन यहाँ आ गया, इज अ रिलेशन। तो अब मैं बेसिकली यहां से क्या लिख सकता हूं, C टाइम्स F इक्वल टू E टाइम्स D। ठीक है, C टाइम्स F बराबर E टाइम्स D। अब मुझे क्या शो करना है, मुझे ये चेक करना है, मुझे C टाइम्स F बराबर E टाइम्स D ये गिवन है। Now what I have to find is, मुझे फाइंड करना है A कॉमा B रिलेशन E कॉमा F। तो all I want to find is क्या A टाइम्स F बराबर B टाइम्स C है या नहीं। तो अगर मुझे ये चेक करना है तो लेट अस से मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन मानी, इसको सेकंड इक्वेशन मानी। ठीक है, ये 1 और 2 तुम्हें लिखना पड़ेगा, और मैंने 1 इंटू 2 करा, मैंने 1 इंटू 2 करा। तो मेरे पास 1 इंटू 2 करने पे क्या आया, AD इंटू CF बराबर BC इंटू ED, BC इंटू ED। अब यहां से कुछ प्रॉपर्टीज सामने आएगी। क्या दिया है, क्या दिया है, नेचुरल नंबर्स है। ये n इज अ नेचुरल, अच्छा ये पता है ना, लेट n बी 10, अच्छा दिया ही है। ठीक है, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो इनमें से कोई सा भी जीरो नहीं है, तो मैं यहां से कैंसलेशन कर सकता हूं। तो ये कैंसलेशन कर दो, d नॉट 0 और e नॉट c नॉट 0, ये तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही तुमने कैंसलेशन किया तुम्हारे पास आ गया AF बराबर BE। इसका मतलब A कॉमा B इज अ रिलेशन टू E कॉमा F।
तो यहां से तुमने क्या प्रूव कर दी, हेंस प्रूव ट्रांजिटिविटी, हेंस प्रूव ट्रांजिटिविटी। ठीक है, और तुमने अब बेसिकली अब तुम्हारी लास्ट लाइन आनी चाहिए कि सिंस द रिलेशन इज सिमेट्रिक इक्विवेलेंट एंड ट्रांजिटिव द रिलेशन इज, अरे यार इक्विवेलेंस है ना, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव सो रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ठीक है, इस तरह से ये वाला सवाल हो गया। तो ये 5 नंबर, ये वाले 5 नंबर सबसे आसान थे, अब तुम कोई सा भी एक कर दो। ये वाले 5 नंबर के लिए तुम्हें सबसे ज्यादा माथापच्ची करनी होगी। यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। तो इसमें अच्छा अरे मैट्रिक्स मेथड तुम्हें पता है? नहीं पता है तो बता देते हैं। एक्स बराबर आता है डेल्टा बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा था, डेल्टा बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा, वाई बराबर डेल्टा वाई बाय डेल्टा, और जेड बराबर डेल्टा जेड बाय डेल्टा। ठीक है, और ये तुम्हें निकालने होते हैं। बट इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगी, सबसे पहले ये सोचना है तुम्हें, है ना। तुम्हारे पास 3 इक्वेशन दी है। पहली इक्वेशन है, अब हाँ अरे यार मैं प्रेजेंटेशन भूल जाता हूँ, तुम मत भूलना भाई। अब ये अपन कर रहे हैं सॉल्व आंसर 34, ये मार्जिन है तो मार्जिन पे मैं लिखूंगा आंसर नंबर 34। अब मेरे को 3 इक्वेशन दी है तो वो तीनों इक्वेशन मैं कर देता हूँ इंसर्ट ये मेरी 3 इक्वेशन होगी, दिख रही होगी तुम्हें। तो ये मेरी 3 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है मेरे पास 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z बराबर 4, 10/z बराबर 4। फिर मेरी नेक्स्ट इक्वेशन है 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इज इक्वल टू 1। और मेरे पास नेक्स्ट इक्वेशन है 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z बराबर 2। ठीक है, अच्छा 1 मिनट, जब मैट्रिक्स मेथड यही होती है ना बोर्ड में भी, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा, डेल्टा वाई बाय, क्योंकि हम लोग तो इससे करते थे। अब यार मेरे को ये नहीं पता तुम्हारे करिकुलम में जो चेंज आया नहीं आया है ना। आई एम अ बिट ए इनवर्स निकाला है। अच्छा 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 अच्छा, तुम लोग का ऐसे करवाते हैं, तुम लोग को ये वाला मेथड से सिखाया गया है। देखो मैं तुम्हें वो मेथड बता देता हूँ जो हम लोग मतलब हमारे टाइम पे हमारे टीचर ने बताया था। हम लोग को टीचर्स ने ऐसे सिखाया था, 1/x इसमें u ले लो, 1/y को v ले लो, और 1/z को, अब ये तो देखो मार्किंग सी में तो उतना उसका लोड मत लो, और 1/z को w ले लो। तो तुम्हारी ये इक्वेशन से तुम ऐसे लिख सकते हो 2u प्लस 3v प्लस 10w, दिस कैन बी रिटन एज 4। हमने बोला लेट, ठीक है, 2u प्लस 3v प्लस 10w 4 ले लो, 4u माइनस 6v प्लस 5w, इसको तुम ले लो 1, और ये ले लो तुम 6u प्लस 9v माइनस 20w, ये बराबर 2 ले लो। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, जैसे मैंने ये ले लिया, राइट। नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं एक बनाता हूं डेल्टा कोएफिशिएंट सब। ठीक है, एक डेल्टा बनता है पूरा कोएफिशिएंट सब, 2 3 10, ठीक है, 4 माइनस 6 5 एंड 6 9 एंड माइनस 20, 6 9 माइनस 20। ठीक है, फिर मैं बनाता हूं डेल्टा एक्स। जब मैं डेल्टा एक्स की बात करता हूं ना, तो ये जो फर्स्ट कॉलम है
ये चेंज हो जाएगी और ये रिप्लेस होगी ये कांस्टेंट से 412। ठीक है, तो डेल्टा एच बन जाएगा 412 412। ठीक है, और ये वाली रोज इंटैक्ट, मतलब ये वाली कॉलम्स इंटैक्ट 3 माइनस 6 9 एंड 10 5 माइनस 20 10 5 माइनस 20। फिर इसी तरह से मैं बनाता हूं डेल्टा वाई। ठीक है, डेल्टा वाई हम लोग जो स्कूल में ये मेथड बताया गया था, हमारे टीचर से बोला था इसमें भी नंबर मिल जाते, फुली मिलते हैं। तो एक बार तुम अपने स्कूल टीचर से कंफर्म कर लेना क्या ये मेथड लगा सकते हो या नहीं, और मुझे बता देना कमेंट्स में। ठीक है, ताकि मेरा भी अगर कंटेंट गलत हो जाए तो अपन ठीक कर लेंगे ना। कंटेंट गलत हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक हो जाए ये सब मेन बात है ना। तो तुम मुझे एक बार कमेंट्स में बता देना क्या ये मेथड अलाउड है या नहीं। ठीक है, फिर इधर पे क्या आएगा 412 आ जाएगा डायरेक्ट, और ये वाला बनेगा 10 5 माइनस 20, और इससे बाद तुम्हें ऐसे ही निकालना था डेल्टा जेड। ठीक है, देखो ये लिखने में अब इसी तरह से तुम डेल्टा जेड बनाओगे। ठीक है, आज ये डेल्टा जेड बनाना है तो ये डेल्टा की ये देखो तुम इसे ऐसे याद रखना, ये वाली कॉलम एक्स की होती है, ये कॉलम वाई की होती है, ये कॉलम जेड की होती है। जब मैं डेल्टा एक्स बनाता हूं तो एच की कॉलम तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ राइट हैंड साइड पे लिखी वैल्यू से। जब मैं डेल्टा वाई बनाता हूं तो मैं वाई की कॉलम को रिप्लेस कर देता हूँ कांस्टेंट से राइट हैंड साइड से। अब मैं जेड बना रहा हूं तो एक्स और वाई ऐसे ही आ जाएंगे 2 4 6 2 4 6 3 3 माइनस 6 9, और यहां पर ये जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू इधर पे जेड वाले में चेंज हो जाएगी 4 1 2। अब अपन ने यहाँ पे पहले ही फॉर्मूला लिख दिया है, फॉर्मूला नहीं लिखा है तो फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला इज एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा, और z बराबर डेल्टा z बाय डेल्टा। अब मुझे ये डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई कंप्यूट करने, तो ये कंप्यूटेशन तुम डायरेक्ट दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मेरे पे स्पेस थोड़ा कम हो जाता है, बट अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इससे ऐसे दिखा सकता हूँ 2 टाइम्स जैसे 120 माइनस 45 माइनस 3 टाइम्स माइनस 80 एंड माइनस 30 प्लस 10 टाइम्स 36 प्लस 36। ठीक है, इसी तरह से ये इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लो। लेटस से इसकी वैल्यू अभी मैं मान लेता हूँ कुछ आ रही होगी, लेटस से ए मान लो, इसकी वैल्यू बी मान लो, इसकी वैल्यू सी मान लो, इसकी वैल्यू डी मान लो। तो यहाँ पे तुम्हारा अपॉन ए आएगा तो एक्स प्लस बी बाय ए आएगा, y तुम्हारा c बाय ए आएगा, और z तुम्हारा d बाय ए आएगा। ये मेथड जो है थोड़ा सा शॉर्टर होता है कंपेयर टू द इनवर्स निकालो वाला मेथड है, उसमें तुम्हें ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ती है, एडजॉइंट निकालो फिर करो। तो हमें स्कूल में ये मेथड सिखाया गया था और इससे भी नंबर तो मिल जाता है, मुझे जहां तक याद है। हमारे टीचर ने तो बोला था मिल जाता है। अब हमारे साल ये क्वेश्चन ही नहीं आए थे, क्योंकि जिस साल मैंने बोर्ड्स दिए थे उस बार टर्म 1 टर्म 2 हो गया था। टर्म 1 ऑब्जेक्टिव था, टर्म 2 सब्जेक्टिव था ही 30 नंबर का। ठीक है, तो इस तरह से जो है तुम सेक्शन डी के सवाल कर सकते हो। Find the coordinates of the image of the point with respect to the line this where lambda is a scalar। ठीक है, तो अब इसमें तुम्हें आई होप पता होगा कि ये बेसिकली ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट पैरेलल टू दिस पॉइंट है, तो इमेज की प्रॉपर्टीज वगैरह में लगानी रहती है इसमें। देखो, so this is the last question of the video for section D है ना। सी बी और ए बचता है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, है ना। ये छोटी रकम वैसे ही बहुत लंबी हो गई, कितना और ड्यूरेशन हो गया 1 घंटे के आसपास ही होगी, फिर तुम देखोगे नहीं।
तो 1 घंटे में मैंने समझाते हुए 2 सेक्शन सॉल्व कर दिए, तो तुम सोचो तुम अगर थोड़ा सा अच्छी प्रिपरेशन हो जी तुम कितनी फास्ट सॉल्व कर सकते हो। मैंने और के दोनों पार्ट भी सॉल्व किए भाई। तो अब समझो मेरी बात, ई और डी से स्टार्ट करना। ई डी से स्टार्ट करोगे तो फटाफट हो जाएगा, चेकिंग का भी टाइम मिलेगा, तुम कंफर्टेबल फील करोगे, घर आके खुश रहोगे, है ना। बोर्ड्स का बेस्ट फायदा ये होता है घर आने का खुशी मिलती है। अगर बोर्ड का पेपर अच्छा जाता है तो बोर्ड अच्छे भी जाते हैं, है ना। एनसीईआरटी अभी मैं, अच्छा तुम्हें बोर्ड से लिए क्या करना है मैं बता देता हूँ। एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी पूरी, सारे सवाल, सारी वैरायटी। आरडी शर्मा करना है तो आरडी शर्मा करो या एग्जाम्पलार करो। मैं एग्जाम्पलार सजेस्ट करता हूँ, मैं हमेशा एग्जाम्पलार पे एम्फेसाइज ज्यादा रखता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पलार जो है वो बेटर होती है। तो अगर तुम जेई के बंदे हो, तुमने जेई की तैयारी की है, तो तुम्हें बोर्ड मैथ्स में वैसे ही तुमने बहुत सवाल सॉल्व कर रखे, तुम्हें बस लिखने की आदत होनी चाहिए। और एक किताब का मैं जरा सा प्रमोशन करता हूँ फ्री में, मेरे को पर्सनली माय फेवरेट, एग्जाम आइडिया। ठीक है, एग्जाम आइडिया में फायदा ये होता है कि तुम्हें उसमें एग्जाम्पलार के भी सारे प्रॉब्लम्स एक साथ मिल जाते हैं। तो मैं तो समझा तुम एनसीईआरटी और एग्जाम्पलार कर लो। एनसीईआरटी में एग्जाम्पलार में एग्जाम आइडिया में तुम्हारी एनसीईआरटी के भी सवाल रहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कर लोगे तो सही रहोगे, बढ़िया रहोगे। क्वेश्चन यार है और एग्जाम आइडिया के यार सवाल आते हैं, मेरे ईयर तो भर भर के आए थे। मैं ऐसा फ्री फॉरवर्ड प्रमोशन कर रहा हूँ, मेरे तो जी पैसे नहीं दिए एग्जाम आइडिया ने। ठीक है ना, एग्जाम आइडिया देता है पैसे, वो अच्छी किताब है। ओसवाल भी कर सकते हो करनी है तो, मैंने ओसवाल कभी देखी नहीं है। मैंने हमारा पूरा स्कूल ही एग्जाम आइडिया करता था। ठीक है, मेरे मैथ्स बोर्ड में काफी अच्छे नंबर आए थे 12th में, मतलब A1 ग्रेड आई थी। अब हमारे फाइनल के तो नंबर आए नहीं थे, टोटल मेरे 80 में से वो थे, मतलब मिड और एंड मिला के 75 76 थे, 4 नंबर पता नहीं कहाँ गए थे। अच्छा 2 नंबर तो मेरे ऑब्जेक्टिव वाले में गए थे, 40 में 38 आए थे उसमें, और 2 नंबर शायद फाइनल्स में गए थे। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग अलोंग द लाइन आर वेक्टर बराबर, अबे ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। At what points on the line should they reach so that the distance between them is the shortest? Find the shortest. अबे ये कौन सा क्वेश्चन ले आया। क्या तुम्हें पॉइंट ऑफ इमेज वाला रहा था, हटाओ इस क्वेश्चन को, पहले ये वाला करते हैं, ये इजी होता है। क्योंकि क्या प्रॉपर्टी होती है भाई पता है, अगर मुझे किसी पॉइंट का इमेज निकालना है, ये मुझे एक लाइन दी है, ठीक है, दिस इज अ लाइन गिवन टू मी। ठीक है, अरे यार लाइन भी सही से नहीं बनती है, तो मान लो ये लाइन गिवन है मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर एक कोई पॉइंट है P और इसकी मुझे निकालनी है P डैश इमेज। तो मेरा जो मेन मोटिव होता है, मैं निकालता हूँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेट अस से O। ठीक है, और PO और OP डैश, तो मुझे P डैश पॉइंट फाइंड आउट करना रहता है। तो P डैश और P का जो मिड पॉइंट होता है वो O होता है। O इज बेसिकली मिड पॉइंट ऑफ P डैश। ठीक है, ये मिड पॉइंट ऑफ P डैश होती है। ठीक है, तो ये 1,6,3 है। तो अगर मैं इस वाली लाइन को लिखूं, ये लाइन मेरी AB जो लाइन है, तो AB लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, AB लाइन की इक्वेशन आएगी x माइनस 0 अपॉन 1 x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y माइनस 2 अपॉन y2 माइनस y1। तो x2 वाज बेसिकली 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे y माइनस 2 बाय 1 आ जाएगा, और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे डिवीजन में कभी 0 भी बन जाए ना तो घबराना मत, ये 0 इज नॉट
डिवीजन बाय जीरो दैट इज बेसिकली योर डायरेक्शन रेशियो का। ठीक है, तो सर डरना नहीं है भाई। और यहाँ बनेगा z माइनस 2/1 और ये बराबर है लैम्डा के। तो मेरे पास इस पॉइंट पे आने वाला कोई सा भी एक पॉइंट आ जाएगा। तो लेट अस से ओ पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ओ पॉइंट मेरा बेसिकली क्या आएगा, लैम्डा लैम्डा प्लस 2 और लैम्डा प्लस 2, यही आ रहा है, लैम्डा लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, लैम्डा लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 2। तो ये मेरे पॉइंट बन जाए। अब ये है तुम्हारा, अब तुम्हारे पास सबसे पहला मैंने क्या बोला कि O इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो मेरे को क्या पता है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो मेरे पास AB के तो जो है वो है डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन जो साइंस है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए डायरेक्शन रेशियो के वेक्टर्स, राइट, है ना। तो ये बेसिकली तुम्हारा बना आई कैप प्लस, अगर मैं इसरो देखूंगा, प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट प्रोडक्ट विथ, इसका डॉट प्रोडक्ट मैं लूंगा यहां से, ये डायरेक्शन रेशियो से बन रहे हैं लैम्डा माइनस 1 आई कैप, लैम्डा माइनस 1 आई कैप प्लस लैम्डा प्लस 2 जे कैप, लैम्डा प्लस 2 जे कैप, और क्या बनेगा और क्या बनेगा लैम्डा प्लस, लैम्डा प्लस 2 था ना, तो ये भी तुम्हारा लैम्डा प्लस 2 ही है, प्लस लैम्डा माइनस, आई थिंक लैम्डा प्लस 2 माइनस 3, है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे ना लैम्डा लैम्डा प्लस 2 और ये थे लैम्डा लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोस ऐसे निकालते हो, माइनस कर देते हो, है ना, इसरो इससे माइनस करो, जे इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ माइनस करते हो। आई होप तुम्हें फॉर्मूला पता हो भाई। इस स्टेज पे आते तुम्हें फॉर्मूले तो सारे याद होने चाहिए, तभी फायदा है। अच्छा ये 6 है क्या, ओ ओ ओ ओ, तो लैम्डा प्लस 2 माइनस 6 की बात हो रही है ना, तो ये तो लैम्डा माइनस 4 बनेगा, है ना। इस स्टेज पे आके तुम्हारे पास सारे फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, और लैम्डा माइनस 1 के क्या, और ये डॉट प्रोडक्ट तुम्हारा 0 होना चाहिए। यहां से तुम बेसिकली क्या लैम्डा फाइंड आउट कर लोगे, लैम्डा फाइंड आउट कर लिया मैंने, तो मेरे पास से आ गया ओ पॉइंट आ गया, और ओ पॉइंट आ गया तो मुझे मिड पॉइंट ऑफ, इसमें मैंने लेटर से h1 h2 h1 y1 और z1 मान लिए पॉइंट्स। ठीक है, h1 y1 z1 मान लिए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि h1 प्लस 1/2 बराबर ओ का h कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये सब तो अब लैम्डा निकालने, चलो निकाल देते हैं। तो यहां से तुम्हारा ये बना लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा माइनस 4 प्लस लैम्डा माइनस 1 बराबर 0। तो लैम्डा की वैल्यू 3 लैम्डा इक्वल टू 6 आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई, तो तुम्हारा ओ पॉइंट भी बन गया। तो मेरा ओ पॉइंट बेसिकली क्या आ रहा है, मेरा ओ पॉइंट आएगा 2 ट्रामा 2 ट्रामा माइनस 2 2 ट्रामा, अरे सॉरी 2 ट्रामा 4 ट्रामा 4, ये मेरा ओ आएगा। और मेरा पी कितना है 1 ट्रामा 6 ट्रामा 3, पी है मेरा 1 ट्रामा 6 ट्रामा 3। ठीक है, अब बेसिकली पी, ये सिचुएशन है तुम्हारे पास ओ पी डैश, और पी ओ इज बेसिकली मिड पॉइंट ऑफ पी एंड पी डैश। तो पी डैश मैं लेटेस्ट से मान लेता हूं एक्स वाई जेड। तो अब मेरे पास क्या इक्वेशन बननी चाहिए, x प्लस 1/2 इक्वल टू 2, y प्लस 6/2 बराबर 4 एंड z प्लस 3/2 बराबर 4। तो यहां से अपने पास p डैश आ जाएगा, और p डैश क्या है, इमेज है, तो p डैश आ गया मेरे पास, x आ रहा है उसका 1, y आ रहा है 2
और z आ रहा है 5, तो p डैश आ गया 1,2,5। ठीक है, और इससे डिस्टेंस मुझे किससे चाहिए, y एक्सिस से, तो वो बन जाएगी √26 बन जाएगी। ठीक है, लेट अस सी λ1 कैसे आ जाए क्या। यार कुछ तो देखा मैंने कैलकुलेशन में एरर की होगी, देख लेना, कोई तो कैलकुलेशन में एरर की होगी। 1,6,3 है ना, z minus 2 by 3, 1 मिनट, z minus 2 by 3 अजी z minus 2 by 3 बोल रहे हो, ओ ओ ओ ओ फॉर्मूला गलत लगाया है। इसमें जब अपन इस फॉर्म में चलते तो h2 माइनस h1 नहीं लेते ना, यहाँ पे फिर सीधे सीधे h2 लेते हो। ठीक है, फॉर्म से याद रखना है ना, ये मैं थोड़ा सा वेक्टर 3D भूल गया हूँ, वेक्टर 3D मुझे अभी खुद को भी रिवाइज करना है, तो एक बार आप इसे फॉर्मूले देख के कर लेना, मैंने आपको तरीका बता दिया। ठीक है, वेक्टर 3D में तो भूला भटका हूँ अभी, वेक्टर 3D आई ऑल्सो नीड टू रिवाइज। ठीक है, तो यार इस नोट पे, थोड़े सैड नोट पे वीडियो एंड करते हैं, थोड़े से सैड नोट पे वीडियो एंड करते हैं कि सर का वेक्टर 3D नहीं आता, तुम्हें मजाक उड़ाने का मौका मिल जाए नो, बट उड़ाना मत, हो जाता है ना बीच बीच में, वेक्टर 3D में थोड़ा भूलता रहता, फॉर्मूले याद रखने रहते उसमें। तो उसके अलावा मैंने बढ़िया डिस्कशन कराया, आई जस्ट बोर्ड सा, राइटिंग तुम अच्छी लिखना, मेरी जैसी मत लिखना, पहला पॉइंट। पेपर बोर्ड से अच्छे से अटेम्प्ट करना, फॉर्मूले याद कर लो। मैं बहुत जल्द एक वीडियो लाऊंगा एनसीईआरटी डिस्कशन, एनसीईआरटी बोल रहा हूँ, जो प्रॉब्लम कलेक्शन एग्जाम्पलार वगैरह के जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं तुम्हें रिवाइज करवा दूंगा फॉर योर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, तब मैं वेक्टर 3D रिवाइज कर दूंगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, बाय बाय बच्चों। चैनल लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स करो यार, कमेंट्स में गाली तो नहीं, गाली दो मुझे, क्या एंगेजमेंट बढ़ेगी मेरी। तो बस वीडियो रिपोर्ट मत करना, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।